हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट वर्कशीट तक हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, है ना। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 3। आसान चैप्टर है लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये। बहुत सारी प्रश्नावली है ना। शायद 6 to 7 है इसके अंदर। चलो पहले वर्कशीट से कर लेते हैं फिर एनसीईआरटी से कर लेंगे। तो यहाँ एनसीईआरटी से वैसे एक दो प्रश्नावली मैंने करवा रखी है, बाकी की भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। ठीक है। देखो चैप्टर का नाम है आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करनी है। रैखिक समीकरण तो आप सभी को पता होगा, जिसमें जो चर का घात होती है वो 1 होती है। बस फर्क इतना भी यहाँ दो चर वाले होंगे। तो देखो जब एक चर की बात करते हैं ना तो हमारे पास एक समीकरण होती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दो चर की, तो दो समीकरण बनेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो कौन से होते हैं रैखिक समीकरण? हमेशा वही होते हैं जिसमें चर की जो घात होती है वो 1 हो, एक से ज्यादा वाली नहीं होते रैखिक समीकरण। फिर चाहे वो दो चर वाले हो, चाहे वो तीन चर वाले हो, चाहे वो एक चर वाले हो। ठीक है। बात कर रहे हैं हम यहाँ दो चर वालों की, तो उनका मानक रूप देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? वो आपको दे रखा है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जहां पर a1 और b1 0 नहीं हो सकता। और इसमें जो चर है वो कौन से हैं? a और b नहीं। चर जो है वो है x और y। क्लियर है। तो दो चर थे इसलिए मेरी दो समीकरण बनी, एक चर होगा तो एक समीकरण बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्यामितीय रूप से दो सरल रेखाओं को निरूपित करते हैं। तो आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जब एक चर वाला आप उसका ग्राफ बनाते थे। ठीक है। उसको ग्राफ पे दिखाते थे तो वो एक सीधी रेखा आपको दिखाता था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसी दो चर वाले भी सीधी रेखा ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेखाएं अलग अलग तरीके की है। वो क्या है? ये दो रेखाएं इस प्रकार की, इस प्रकार दर्शाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखा है तो सीधी रेखा ही, बस वो दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। समांतर रेखा है तो दोनों सीधी रेखा ही ना, सरल रेखा ही, बस वो समांतर रेखाएं हैं ऐसी। ठीक है। उसके बाद है संपाती रेखाएं। वो कौन सी रेखाएं होती है? जो एक के ऊपर एक होती है। जैसे अगर अपने इस हैंड को इसी के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख दूं तो एक के ऊपर एक है बिल्कुल, उसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसमें जो हल होते हैं ना दोनों समीकरण के, वो एक जैसे होते हैं, तभी ये वाला आपके पास ग्राफ बनता है। ठीक है। तो आपके पास चाहे एक चर वाले रैखिक समीकरण हो, चाहे दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, जब आप उसे ग्राफ पे दिखाओगे ना तो वो एक सरल रेखा ही दिखाएगा। एक चर वाले में तो सीधी ही रेखा दिखा रहा है, दो चर वाले में भी सरल रेखा दिखा रहा है, लेकिन किस प्रकार से दिखा सकता है? प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में, समांतर रेखा के रूप में, या फिर संपाती रेखा के रूप में। ठीक है। इनके ना पता है आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे आप समीकरण देख के ही बता सकते हो कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, समांतर रेखाएं बनेगा, या संपाती रेखाएं बनेगा। तो वो कंडीशन आज की वर्कशीट में तो आपको नहीं बता रखी है, नेक्स्ट वर्कशीट में होगी तो तभी समझ लेंगे हम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमसे कुछ कह रहा है, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो आपसे कह रहा है एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसके मान निश्चित नहीं होते। तो जो ये चर आपने लिया है ना, इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं, बहुत सारे, कोई मान ऐसा इसका फिक्स नहीं होता। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई लो, आप वाई जेड ले सकते हो, LM ले सकते हो, PQ ले सकते हो, CD ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पर दो चर लेने हैं। अब मान कभी भी इसका फिक्स नहीं होता। ठीक है। कोई भी निश्चित नहीं है कि X2 ही रहेगा, Y5 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे? यहाँ कह रहा है आपसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब समीकरण तो हमको चलो पता चल गया कि दो चर वाली कैसी होती है, उनको ग्राफ पे दिखाएंगे तो भी वो पता चल गया कि कैसी रेखाएं बन के आएंगी। अब उनके हल ग्राफ पे तो देखो आप तभी बना पाओगे, इसको समीकरण को दिखा पाओगे जब आपको उसके हल पता होंगे। अगर आपको हल ही नहीं पता होगे तो आप ग्राफ पे दिखा ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो चलो वो देख लेते हैं। कह रहा है चरों के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के हल या मूल कहलाते हैं। तो चर का वो मान जो उस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे, मतलब कि उसको सेटिस्फाइड करे, पूरा पूरा उस समीकरण को करे।
फिर वो क्या कहला जाएगा, वो कहलाएगा हल या फिर मूल। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं यहाँ पर छोटा सा, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें x और y के मान आपको बताने हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, बस वो इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि शायद x 4 होगा और y भी 4 होगा, दोनों मिलके 8 आ रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो मुझसे कि मैम x 5 भी तो हो सकता है और y 3 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फिर कोई बच्चा शायद ये कह दे कि मैम x 6 हो सकता है, y 2 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबके माइंड में अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना। आप लोगों के माइंड में भी आ रहे होंगे अभी जब आप ये क्वेश्चन मेरा देख रहे हो, तो किसी के माइंड में आ रहा होगा 1 और 7 भी तो हो सकता है 8, है ना। आया ना किसी के माइंड में। या फिर और कौन सा 3 और 5 भी तो हो सकता है कि x का मान 3 हो, जरूरी थोड़ी है y का मान 3 है। 3 प्लस 5 भी हो सकता है, हो सकता है। 6 प्लस 2 तो लिख दिया, 2 प्लस 6 भी हो सकता है, 7 प्लस 1 भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 8 प्लस 0, y कुछ भी ना हो, x ही x हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो कितने सारे मान हमने सिर्फ एक ही समीकरण के निकाल दिए। इसलिए बोलते हैं कि एक समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं, उसका कोई निश्चित नहीं है कि यही हल होगा। ठीक है, तो पर याद रखिएगा कि वो समीकरण को संतुष्ट करे। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी मान निकाल दो, वो उस समीकरण को संतुष्ट ही ना कर रहा हो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। अब अगर आपसे कहे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, उनका हल बताओ, तो उनका हल पता है कैसे पता चलेगा, जब आप वो दोनों चर वाली रैखिक समीकरण के पहले ऐसे एक एक करके हल निकाल लो। अभी आगे क्वेश्चन है, हम उसमें भी करेंगे, ओरली अभी समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों के हल निकाल लो और दोनों को क्या करो, ग्राफ पे दिखा दो। तो आपकी कुछ ऐसी रेखा बन के आएगी, ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा। जहां पर भी ये प्रतिच्छेद कर रही होगी ना, वही आपके जो हल है वो है। लिखा है ना उभयनिष्ठ बिंदु जो होगी, तो उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में यही है। तो यहां से आप x का भी मान निकाल लेना और y का भी मान निकाल लेना, निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब वही आपका क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे उन समीकरण के। क्लियर क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है, कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति का आलेख्य रूप दिखाइए। मतलब कि ग्राफ पे दिखाना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ आ गया है, मेन आपसे यही कह रहा है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, एक 10वीं कक्षा है, उसमें 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो वही आपको यहाँ पर दे रखा है। तो देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो लड़कियां है ना, उनकी जो संख्या है ना, वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें ना ये पता कि कितनी लड़कियां हैं और ना ये पता कि कितने लड़के हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर मान लेते हैं। तो हमने यहाँ माना लड़कियों की संख्या जो है वो x है और लड़कों की संख्या जो है वो y है। तो एक समीकरण तो यहाँ पर आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि वो आपसे कह रहा था कि कुल मिला के आपके पास 10 विद्यार्थी हैं। तो जब 10 विद्यार्थी हैं तो उन 10 विद्यार्थियों में लड़का और लड़की दोनों होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियों की संख्या में अगर मैं लड़कों की संख्या को जोड़ दूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 10 आएगा। तो वही हमने किया, लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या को जोड़ा तो x प्लस वाई इजिकल टू 10 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने लड़कियों को x माना था और लड़कों को y माना था। ठीक है, एक समीकरण निकल गई। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण की। तो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये आपको कैसे पता चला होगा कि 4 ज्यादा है, आपने जरूर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस किया होगा, तभी तो पता चला होगा 4 ज्यादा है ना। तो वही हमारे पास यहाँ पर दूसरी समीकरण आ गई, मिल गई दोनों समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के पहले हल निकाल लेंगे और हल निकालने के बाद इसको ग्राफ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो हल निकालेंगे कैसे, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक समीकरण है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक समीकरण है। तो अब मैंने क्या किया, देखो एक बार ना पहले ये आप ऐसे बॉक्स बना लेना ताकि आपको आसानी रहे हल निकालने में और पता भी रहेंगे कि क्या हल निकले हैं। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पर क्या किया, x को 0 मान लिया। तो ये आपके पास समीकरण है, तो मैंने इसकी जगह x को 0 रखा, y ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर मेरे पास y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, फिर मैंने एक बार क्या किया, x को 10 मान लिया। तो चलो अब की बार समीकरण में x की जगह पर 10 रख देते हैं, तो y का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रख देते हैं, जब हमने x को 10 माना तो y 0 आ गया।
ठीक है, ये पहली समीकरण के हल निकल गए। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण के। दूसरी समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी, मैंने यहाँ पर 0 माने हैं दोनों में, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका हल अलग निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा एक को 0 मानना है या फिर हमेशा x को मानना है, y का मान निकालेंगे फिर x को मान के, नहीं। आप y को पहले मान लो, बाद में x का मान निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस जो हल आप निकालोगे ना वो इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करें, चलो ऐसा करते हैं, एक बार हम y को 0 मान लेते हैं, तो इस बार हम y मान रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास x 4 आ जाएगा, तो जब y 0 था तो x 4 आ गया। ठीक है, एक बार क्या करें, एक बार y को 2 मान लेते हैं, चलो। तो अब मैंने यहाँ y की जगह 2 रख दिया है, 4। तो x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो y 2 था तो x 6 आ गया। ठीक है, अब आप अपनी वर्कशीट में देख लो, सेम नहीं है, अलग है। उन्होंने 3 माना और 7 आया, मैंने 2 माना तो 6 आया। कोई बात नहीं, हमें तो इसे वैसे भी ग्राफ पे दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और ये जितने भी हल है उस पे क्या कर देंगे, ये सारी बिंदुओं को उस पे दिखा देंगे। उसके बाद दो रेखाएं बन जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है। रेखा बनते ही जहां पर भी वो दोनों रेखाएं कट करेंगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से x आपके पास 7 और y 3 निकल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप इसका जो आलेख है ये दोबारा खुद से बनाइएगा। ठीक है, खुद से बना के देखिएगा कि आपका भी x 7 और y 3 ही आ रहा है तो सही बात है, आप लिख दीजिएगा। आपको वैसे भी क्वेश्चन में क्या बताना था, आपको इसको आलेख पे दिखाना था और x और y का मान निकालना था, वो हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, बाकी अभी नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ग्राफ पे ये बिंदु दिखानी नहीं आती है तो आप उसमें सीख के फिर ये उदाहरण कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, आपसे क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के युग्म x प्लस वाई इजिकल टू 8 एंड 2x माइनस वाई इजिकल टू 10 के लिए x और y का मान ज्ञात कीजिए आलेख में जो दो समीकरणों को संतुष्ट करे। तो आपको यहाँ पर समीकरण पहले से ही बना के दिए, आपको समीकरण नहीं बनानी है, आपको क्या करना है, बस इनका हल निकालना है और उनको बाद उसको क्या करना है, आलेख पे दिखाना है। ठीक है, और x और y का मान निकालना है। चलो यहाँ पर करते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 8 और 2x माइनस वाई इजिकल टू 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, x प्लस वाई इजिकल टू 8 पहली समीकरण है और 2x माइनस वाई इजिकल टू 10 हमारे पास दूसरी समीकरण है। चेक कर लेते हैं एक बारी, बिल्कुल। तो x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकालें, x को एक बार मैंने 0 लिया तो y 8 आ जाएगा। मैं यहाँ आपको हल करके साथ साथ दिखाती रहती हूँ। तो x 0 लिया तो मेरे पास यहाँ पर से y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, अब की बार क्या करें, x को एक बार मैंने मान लेती हूँ, 8 मान लेती हूँ, तो y का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, y का मान मेरे पास 0 आ जाएगा। तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दो हल निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं दूसरी समीकरण के लिए, क्या लें, एक बार तो ऐसा इसमें y लेते हैं। ठीक है, तो y की जगह मैंने 0 माना पहले केस में, तो मैंने यहाँ 0 लिख भी दिया है। तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, x का मान मेरे पास 5 आ गया है। ठीक है, अभी दूसरा कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, दूसरा क्या माने, चलो ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पर हम छोटा नंबर मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये 2 माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y को जब मैंने 2 माना तो x मेरे पास 6 आ गया। तो मैंने दोनों समीकरण के हल तो यहाँ पर निकाल लिए हैं, आपको भी ऐसे ही हल निकालने हैं, पर जरूरी नहीं है जो हल मैंने निकाले हैं वही निकालो, आप चेंज भी कर सकते हो। अब आपको इसको आलेख पे दिखाना है, तो पहले आलेख बनाना सीखते हैं। दो अक्ष होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं, 10 तक सही है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऊपर मैंने पहले देख लिया कि मेरे जो मान निकले हैं वो 10 के अंदर अंदर ही है ना।
8 तक ले लिया यहाँ, ठीक है। आगे चाहिएगा तो इसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर चलो बिंदु दिखाते हैं, अपने निर्देशांक दिखाते हैं। पहले पहला समीकरण का, तो एक बार x0 था, y8 है, एक बार y0 है, x8 है। तो देखो जब x0 है तो वो तो y अक्ष पे होगा, और जब y0 है तो वो x अक्ष पे होगा, ठीक है। इसको क्या करो, इन दोनों बिंदुओं को आप जोड़ दो। आप इसे पेंसिल और स्केल से बनाइएगा बिल्कुल सीधा। आप चाहो तो इसे ग्राफ पेपर पे बना लेना, और आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी में बना लेना, लेकिन बनाइएगा बिल्कुल शार्प पेंसिल से और स्केल से, तभी जो आपके एक्स और वाई के मान है वो बिल्कुल ठीक आएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सही से बनाइएगा। यहाँ लिख दीजिए कि ये 0 8 निर्देशांक है आपके पास, ये 8 और 0, ठीक है। इस पे समीकरण बाद में यहाँ लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। चलो दूसरी समीकरण के देखते हैं। उसमें कह रहा है कि y 0 है और x 5 है, तो y 0 और x 5 है तो वो यहाँ पर होगा। सॉरी। उसके बाद वो कह रहा है x 6 है और y 2 है, x 6 है और y 2 है, तो यहाँ कहीं होगा ना, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, ये आपके दूसरे समीकरण का बन गया है। देख लो ना आप, सरल रेखा ही बन रही है ना, और आप देख लो ये दोनों कट होके जा रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 5 और 0 है, और इस वाली बिंदु पे था 6 और 2 था। अब देखो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, अगर आप यहाँ देखो तो मैं इससे दिखाती हूँ, ये ग्रीन वाले डॉट पे हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर हल नहीं निकाल दी, क्यों नहीं निकाल ली, क्योंकि मैंने ये पेंसिल और स्केल से बिल्कुल नाप के नहीं बनाया है। आप लोग इसे कॉपी में बिल्कुल नाप के बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, और उसके बाद जहां पर भी आपकी ये दोनों रेखाएं कट करें, प्रतिच्छेद करें, वहां पर आप क्या करना है, ऐसे नीचे लाइन डालना और एक लाइन यहाँ पर डालना है ऐसे, तो आपको एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। और फिर बस नीचे आप लिख देना, एक्स का मान जो आएगा आपका वो लिखना, और वाई का मान जो आएगा वो लिखना, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स और वाई का ही मान बताना है, ठीक है। तो आप जहां पर भी आपका ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, वहां पर से एक्स और वाई का मान निकालोगे और नीचे लिख दोगे। तो मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये बिल्कुल मेरी एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, आकृति जो है ये मेरी बिल्कुल सही एकदम नहीं है, क्योंकि मैंने इसे माप के नहीं बनाया, ठीक है। तो अब बात आती है जो मैं आपसे कह रही थी कि इसी में मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ। आपका होमवर्क यही है, आप सब जने मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपका ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस पे एक्स और वाई का मान आपका कितना आया। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बना है या नहीं बना है, ठीक है। अगर सही होगा तो मैं सही बता दूंगी, और अगर गलत होगा तो मिस्टेक आपसे पूछ के फिर बता दूंगी। क्लियर है? तो आप जरूर मुझे कमेंट करने वाले हो इसका, है ना, क्योंकि आप लोग ये कॉपी में बनाओगे बनाओगे। तो चलो देखते हैं कितने बच्चे मुझे बताने वाले हैं कि उनका क्या हल आया इसका, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, समीकरण y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक डैश को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? सरल रेखा को। हमेशा याद रखना कि एक समीकरण है, इसका जो चर है उसकी घात 1 है, तो वो सरल रेखा ही दिखाएगा। एक समीकरण हो, दो समीकरण 1 हो, 2 हो, अगर वो आपके पास रैखिक समीकरण है तो उनका जो आलेख होता है वो हमेशा सरल रेखा होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है एक दिन 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर के दाम 240 थे। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के दाम, ये अंगूर है, आप इसे यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अंगूर के दाम 500 हो गए। इस स्थिति को आलेख रूप पे निरूपित कीजिए। आपको ग्राफ पे दिखाना है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो समीकरण बना के नहीं दे रखी है, तो समीकरण तो आपको बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हल भी आपको निकालने पड़ेंगे, और फिर आप उसको क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है। इसमें एक्स और वाई प्रतिच्छेद करें ना करें वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 करते हैं, 2 तो हमने वहीं पर ही कर लिया था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब के दाम, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, अंगूर दे रखा है, 1 किलो अंगूर के दाम, उसको मैंने y मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखूं, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखूं, तो मैंने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लिए तो 240 रुपए दिए। तो 2 किलो सेब होगा 2x और 1 किलो अंगूर होगा y, और टोटल कितना दिया मैंने उनको, कुल मिला के 240 रुपए दिए।
ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के दाम कितने दिए? 500 रुपए दिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, 4 किलो सेब है ना तो 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर है और कितना दाम दिया मैंने? 500 रुपए दिया। तो ये मेरी समीकरण 1 हो गई। दूसरी वाली समीकरण से ना आप इसको भी मान सकते हो दूसरी समीकरण, और इसमें से कुछ उभयनिष्ठ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से 2 उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा, एक से वो मेरे पास बचा 2x प्लस वाई, यही बचा ना। अब इस 2 को मैं दूसरी साइड ले गई तो वो डिवाइड का हो गया, तो 2x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया? 250 आ गया। इसको मैंने अपनी समीकरण 2 मान लिया। उभयनिष्ठ को मैंने इसलिए किया ताकि मेरी समीकरण थोड़ी सी छोटी हो जाए और मेरे जो हल निकालूं मैं उनको आसानी हो जाए निकालने में। आप चाहो तो 500 वाली समीकरण से भी हल निकाल सकते हो, दोनों से आपका जो आलेख बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले इसके हल निकालते हैं। तो पहली समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। ठीक है, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। यही है ना दो? एक बार चेक कर लें। ठीक है ना, यही दो है आपके पास। चलो अब यहाँ पर हल लिखते हैं। दो दो निकालेंगे, दो से ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसी में ही हमारा आलेख बन जाता है पूरा। ठीक है, क्या लें बताओ? कुछ भी ले सकते हैं, देखो सबके दिमाग में अलग अलग मान चल रहे हैं इस वक्त, है ना। कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर y को 0 ले लेती हूँ, तो मेरा यहाँ पर से x का मान निकल जाएगा। वो कितना निकलेगा मेरा? वहां पर 120 निकल जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब दूसरे केस में y को क्या लिया जाए? सोचो, 40 ले लें। चलो y को अब क्या करते हैं, 40 ले लेते हैं। तो दोबारा से ये समीकरण लिखी मैंने, और यहाँ पर मैंने 40 रख के देखा कि कितना आएगा। ये 240 है, तो ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x तो मेरा 200 हो गया, और x का मान मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मैं y को 40 लेती हूँ तो x मेरा 100 आ जाएगा। एक समीकरण के हल तो निकल गए। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण की। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 है। क्या रखें? एक बार ऐसा करते हैं, y को 50 रख लेते हैं, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो 2x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। 50 प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब y मैंने 50 रखा तो x मेरा 100 आ गया। ठीक है, अब एक और रख लेते हैं। इस बार ऐसा करते हैं, y की जगह 100 रख देते हैं। ठीक है, तो y की जगह मैंने 100 रखा, ये 250 ऐसी है, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 150, तो x का मान कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, जब मैंने y 100 लिया तो x 75 आ गया। अब बात करते हैं इसकी आलेख की। आलेख आप ही बनाओगे, वो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको समझाऊंगी जरूर। देखो आप देख लो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मान है, जैसे 120, 100, 40, 100, 50, 75। तो जब हम इसका आलेख बनाएंगे तो पहले हम x और y बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये खुद से ही बनाना है, और मुझे कमेंट करके बताना भी है कि कितने बच्चों को बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अभी तक हम यहाँ क्या करते थे, 1 2 3 4 नंबर लेते थे। जब बड़े बड़े नंबर होना तो 1 2 3 4 मत लेना, आप 20 से शुरू कर सकते हो। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200। पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, गैप बिल्कुल इक्वल रखिएगा। एक दो नंबर माइनस वाले भी लिख दीजिएगा, वैसे माइनस वाली कोई भी संख्या हमारे पास है नहीं, पर फिर भी आप लिख दीजिएगा एक दो। ठीक है ना, अब बस, अब आपको ग्राफ पे क्या करना है, इनको दिखाना है। अब तो आप दिखा ही सकते हो। अब बात आती है, देखो 120, 100 तो आप दिखा लोगे, 40 भी दिखा लोगे आप, 20 और 40 तो है ही अच्छा हमारे पास, और कौन सा नहीं दिखा सकते? 50 कहाँ आएगा? 50 आएगा 40 और 60 के बीच में, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, तो यहाँ पर कहीं है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, उसके बाद बात आती है 75 कहाँ आएगा? तो देखो 60 और 80 के बीच में 70 होता है ना। अब 70 और 80 के बीच में होगा 75, तो यहाँ पर कहीं होगा वो, यहाँ पर।
इधर मैं बड़ा सा मार्क बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे कहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले पहली समीकरण के जितने भी बिंदु है वो आप निर्देशांक दिखाओगे, फिर दूसरी समीकरण के दिखाओगे और उसके बाद क्या कर दोगे, रेखाओं को बना दोगे। अब आपको ये देखना है कि कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी या फिर समांतर रेखाएं बनेंगी। तो ये ग्राफ आप खुद से बनाओगे, क्योंकि आप यहाँ से वैसे भी ये कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको ये कॉपी में तो दोबारा बनाना ही है और बिल्कुल माप के बनाना है। तो आज का आपका यही एक छोटा सा होमवर्क मैं आज आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा दे रही हूँ। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मेरे को क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकाल के बताना है। मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों का मान जो है वो दो सेम आएगा, एक्स और वाई का, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग रखेंगे मान, तो अलग रखेंगे ना बनाते टाइम पे। तो फिर देखते हैं कि कहाँ पर प्रतिच्छेद होती है वो। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये आलेख बनाना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों को एकदम सही से बना और कौन सी रेखा आई। ठीक है, समांतर रेखा आई है, प्रतिच्छेदी रेखा आई है, ये संपाती रेखा आई है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं भी डाउट हुआ बनाने में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जब इसको प्रश्नावली मैं आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी से, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं। वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन 3 आप बहुत आसानी से बना पाओगे। आसान है, आपने 9th में भी ग्राफ बनाना सीखा है ना। ठीक है, चलिए वर्कशीट यहाँ पर आज हम कंप्लीट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। वर्कशीट नंबर 17 कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 18 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।